प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। एक बार पुनः आप सबका मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं पहुंच गया हूं कक्षा 8वीं विषय गणित में प्रश्नावली 11.2 में। इसके पहले वाली जो प्रश्नावली थी उसमें आपने पढ़ा 11.1 में। क्या पढ़ा आपने? सीधा अनुपात। वो पूरी प्रश्नावली सीधा अनुपात से प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रोपोर्शन से संबंधित प्रश्न थे। सारे प्रश्न थे। सारे प्रश्न किससे संबंधित थे? सीधा अनुपात, प्रत्यक्ष समानुपात से, सीधा समानुपात से। ये जो 11.2 की एक्सरसाइज है, इसमें हम प्रतिलोम समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। सारे सवाल उसी से संबंधित हैं। अब यहाँ मुझे नहीं लगता कि आपको फिर वो समझाना पड़ेगा कि ये प्रतिलोम समानुपात क्या है, क्योंकि जब हमने 11.1 की शुरुआत करी थी तो हमने आपको प्रत्यक्ष समानुपात क्या है, प्रतिलोम समानुपात क्या है, इसके बारे में मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। आइए हम चलते हैं सीधे प्रश्नावली 11.2 में, जिसमें पहला ही प्रश्न आपसे ये पूछता है कि ये जो स्थितियां दी गई हैं, कि कौन स्थिति प्रतिलोम समानुपात है, कौन स्थिति प्रतिलोम समानुपात नहीं है। एक बार अगर आपको मैं ध्यान दिलाऊं तो प्रतिलोम समानुपात क्या है? जहां एक, चूंकि अनुपात दो राशियों के बीच तुलना को कहते हैं, तो प्रतिलोम समानुपात क्या है? जहां एक राशि के बढ़ने में दूसरी राशि घटती है, या कहें दूसरी राशि को बढ़ने में पहली राशि घटती, ऐसा कह सकते हैं। एक अगर बढ़ी तो दूसरी घटी। ये क्या है? ये उल्टा, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत। तो जहां एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशियां घटती हैं, वहां होता है प्रतिलोम समानुपात। तो यहाँ देखें कौन कौन स्थितियों में प्रतिलोम समानुपात है, कौन स्थिति में नहीं है। यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है, तो पहला लिखा है, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर 6 व्यक्ति किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, तो इधर व्यक्ति उधर दिन, ये दो राशियां है ना। किसी काम को 6 व्यक्ति अगर 3 दिन में करते हैं, 3 दिन में, तो आप समझते हैं कि अगर व्यक्तियों की संख्या हम बढ़ा देंगे तो दिनों की संख्या घट जाएगी। तो मतलब क्या हुआ? पहला अपना प्रतिलोम अनुपात में है, क्योंकि पहले में लिखा है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो यहाँ पहला आप लिखेंगे हाँ, ये प्रतिलोम समानुपात में है। दूसरा, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। अब यहां ध्यान देने की बात है, एक समान चाल से। अगर कोई व्यक्ति एक समान चाल से चल रहा है, तो जब उसका समय बढ़ेगा, एक समान चाल से चल रहा है, यहां ध्यान देने की बात यह है, चाल नहीं बदल रही। बदल क्या रहा है? यहाँ चाल कोई राशि नहीं, यह राशि है समय और दूरी। तो एक समान चाल से अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, तो 6 घंटा अगर वो चला, तो मान लो उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो अगर उसका समय बढ़ेगा तो किलोमीटर भी बढ़ेगा। तो ये प्रतिलोम समानुपात नहीं है, क्योंकि अगर उसके घंटे बढ़ेंगे, समय बढ़ेंगे, तो दूरी भी तो बढ़ेगी। ठीक है, तो दूसरा प्रतिलोम समानुपात में नहीं है। तो दूसरे में हम क्या लिखेंगे? नहीं। प्रश्न क्रमांक 1 के दूसरे में नहीं। ठीक है, अब तीसरा देख लें, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल।
तो यहाँ क्षेत्रफल और फसल ये दो राशि है, मान लेते हैं ये क्षेत्रफल और ये फसल की मात्रा, फसल की मात्रा। अब बिल्कुल ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है फसल की मात्रा भी बढ़ेगी। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो फसल की मात्रा बढ़ेगी, क्षेत्रफल घटेगा तो फसल की मात्रा भी घटेगी, अर्थात ये प्रतिलोम समानुपात में नहीं है। अब आइए देखते हैं तीसरा, ये समझ में आता है, चौथा आपके समझ में आता होगा। तो चौथे में क्या लिखा है बंधु, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। ठीक है, अब यहाँ चाल और समय है तो सीधी सी बात है, चाल स्पीड आप समझते होंगे, अगर स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। ठीक, स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। अब ये प्रतिलोम समानुपात में है। स्पीड, अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, प्रति आवर्स की स्पीड से चल रहा है, तो 50 किलोमीटर की दूरी में तय करने में अगर 1 घंटा लगता है उसको, स्पीड क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है या 10 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, मान लो 10 किलोमीटर की स्पीड से वह चल रहा है, तो अगर उसकी स्पीड और बढ़ेगी तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में समय कम लगेगा ना। मान लो 50 किलोमीटर समय उसको तय करना, ठीक है, 10 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है तो 50 किलोमीटर 5 घंटे में चलेगा। लेकिन अगर इसी 10 किलोमीटर को हम 15 किलोमीटर प्रति घंटे कर दें तो जाहिर सी बात है कि फिर वो 5 घंटे से कम लेगा। सीधा सा मतलब है कि जब स्पीड बढ़ती है, चाल बढ़ती है, तो समय कम लगता है। अगर आप ज्यादा तेज दौड़ेंगे तो निश्चित स्थान में पहुंचने के लिए अगर 2 घंटे लगता है तो आपको कम समय लगेगा, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। ज्यादा तेज दौड़ेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। आपसे, आपके घर से स्कूल 2 किलोमीटर है, अगर आप धीरे धीरे जाएंगे तो लेट पहुंचेंगे, तेज दौड़ेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है, तो प्रतिलोम समानुपात। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, अगर स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। और तो ये तीसरा आपका क्या है, तीसरा भी नहीं है जो अभी हम समझा रहे थे क्षेत्रफल वाला, लेकिन चौथा आपका हाँ है। अब पांचवा देख लें, तो पांचवा भी आपका हाँ है, क्योंकि किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो क्षेत्रफल तो उतना ही है अपने देश का, तो प्रति व्यक्ति जो भूमि का क्षेत्रफल है वो घटेगा। व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके हिस्से में कम जमीन आएगी, और जनसंख्या घटेगी तो उनके हिस्से में अधिक जमीन आएगी। सीधी सी बात है कि अगर किसी पिता के पास मान लो 50 एकड़ जमीन है और उसके 5 बेटे हैं, तो 50 एकड़ जमीन 15 हम 50, 10 एकड़ मिलेगी। लेकिन अगर 10 बेटे, उसके जनसंख्या बढ़ गई, 10 बेटे हैं, तब तो फिर वो 5-5 एकड़ ही आएगी। तो सीधी सी बात है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो भूमि का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति के हिसाब से घटेगा, अगर जनसंख्या घटेगी तो भूमि का क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो अंतिम जो है ये भी हाँ के अंतर्गत आएगा, हाँ के अंतर्गत। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पहला हाँ, दूसरा तीसरा नहीं, चौथा पांचवा हाँ। कहने का मतलब मैंने आपको अभी स्पष्ट किया प्रश्न क्रमांक 1 में कि कौन सी स्थितियां प्रतिलोम समानुपात में हैं। ठीक है, स्पष्ट हुआ। अब प्रश्न क्रमांक 2, एक टेलीविजन गेम शो में
1,00,000, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख। 1,00,000 की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्यतिक्रमानुपाती है। तो ये विजेताओं की संख्या के व्यतिक्रमानुपाती ही होगी, क्योंकि अगर विजेताओं की संख्या बढ़ेगी तो 1,00,000 पुरस्कार की संख्या प्रति व्यक्ति घटेगी। आप इसको देख लें कैसे। आपके यहाँ सारणी बनी है, 1-2 मैं बता देता हूँ। आप प्रश्न क्रमांक 2 आपको समझा, प्रश्न क्रमांक 2 ऐसा ऐसा लिखा है बंधु। यहाँ क्या लिखा है? विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या, ठीक है। और नीचे लिखा है प्रत्येक विजेता का पुरस्कार, प्रत्येक विजेता का पुरस्कार, विजेता का पुरस्कार। अब ध्यान से देख लीजिएगा, अब शुरू हो गया प्रतिलोम समानुपात। अब देखो भाई, ऐसे इसमें क्रम से दिया, ठीक है। एक अगर विजेता है तो 1,00,000, एक विजेता है तो 1,00,000 रुपए उसको मिलेंगे, ठीक है। दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख। तो एक विजेता है तो कितना? 1,00,000। अब 2 विजेता हैं तो जाहिर सी बात है ये रुपया घटेगा, उनको 50-50 हजार मिलेगा, ठीक। अब 4 विजेता हो गए, जब 4 विजेता हो गए तो 1,00,000 4 व्यक्तियों में बट जाएगा तो 25-25 हजार हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर व्यक्ति बढ़ेंगे तो प्रति व्यक्ति जो धन राशि है, विजेताओं की जो पुरस्कार की राशि है वो घटेगी। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि विजेताओं की ये जो व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाले पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के व्यतिक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती नहीं है। कहने का मतलब अगर विजेताओं की संख्या बढ़े तो पुरस्कार की मात्रा भी बढ़े, ऐसा नहीं, वो घट रही, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके 5 हो जाएंगे तो 20,000 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं आया कैसे, 20,000 हो जाएगा, ठीक। अगर 10 हुए, 8 हुए तो कितना होगा? अब इसको आप समझ लें। हम जब इसको हल करेंगे तो ऐसा करेंगे। अब ये जो दिया है, ये जो दिया है, किसी को हम ले लें x1 x2, मान लो हम इसको ले लेते हैं या इसको ले लें, इसको ले लें, किसी को ले लें। मेरे कहने का मतलब ये कि x1 हम ले लें 4 को और x2 हम ले लें 8 को। तो 4 का 25,000 है, y1 आपका हो गया 25,000, ये बंधु 25,000 हो गया। अब y2 हमें ज्ञात करना है, यानी कि 8 विजेता होंगे तो प्रति विजेता पुरस्कार की राशि क्या होगी, इसको हम y2 माने लेते हैं। तो चूंकि जो प्रतिलोम समानुपात होता है वो होता है x1 बटे x2 इजिकल टू y2 बटे y1। अब देख लें x1 x2 यानी 4 बटे 8 बराबर, अब ये y2 अपन व्यतिक्रमानुपात है, प्रतिलोम है, यहाँ x1 x2 है तो यहाँ y2 y1 हो गया। तो y2 हमें फाइंड करना है और y1 कितना दिया है? 25,000 दिया, ये 25,000 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y2 इजकल टू 4 गुणे 25,000, ये 25,000। तो y2 इजकल टू हो गया 4 गुणे 25,000 बटे 8, ये 4 दूनी 8, ये 2 से कटा तो हो गया 2 1 2, 2 दूनी 4,
दो पंचे 10 यानी 12,500 बाई 2 क्या हो जाएगा 12,500 आपका हो गया बाई 2। तो इस तरह से इसको किसी को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है, एक तरीका सीधा दिख रहा है कि अगर 4 व्यक्ति हैं, 4 विजेता हैं तो 1,00,000 को 4 से भाग दे दो, 5 विजेता हैं तो 1,00,000 को 5 से दे दो तो ये आ जाएगा, 8 विजेता हैं तो 1,00,000 को 8 से भाग दे दो तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल है। समझ आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया होगा क्योंकि सीधा सा है। और मैंने यहाँ भी समझा दिया कि किसी को आप, अच्छा, अब आपको 8 विजेताओं में कितनी धनराशि मिलेगी एक विजेता को, ये निकालने के लिए आप इसको भी x1 ले सकते थे, इसको x2 लिख सकते थे, इसको y1 ले सकते थे, तब भी y2 आ जाता। किसी भी रेशियो को आप ले सकते थे। बात समझ में आई? इस तरह से हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। प्रश्न क्रमांक 2 भी इसी तरह से है। प्रश्न क्रमांक 2 ये समझा रहा है कि रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए, प्रश्न क्रमांक 3, सॉरी प्रश्न क्रमांक हम 3 में पहुंच गए। प्रश्न क्रमांक 3, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। आपके चित्र में दिखाई दे रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के जोड़े के बीच के कोण बराबर हो। देख लें, अब ये यहाँ 4 तीली लगा रहा है, 4 तीली। ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अगर समझें, अगर इस सेंटर को हम O मान लें तो एक तीली OA है, एक तीली OB है, एक तीली OC है, ये O से C तक, और एक तीली OD है। इस तरह से वो तीली लगा रहा है। तो तीली उसके लगाने का क्रम क्या है कि वो इस प्रकार से तीली लगा रहा कि 2 तीलियों के बीच ये जो कोण है वो हर 2 तीली के बीच का कोण बराबर हो। यहाँ देखें, हर तीली के बीच 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। यहाँ 4 तीली उसने लगाया तो हर तीली के बीच 90 डिग्री का कोण है। अब वो अगर तीलियों की संख्या बढ़ाता है, मान लो 6 तीली लगाता है, तो 2 तीली के बीच में बराबर ही कोण होने चाहिए। तो वो कोण कितना होंगे ये हमको समझना है। बात समझ में आ रही? रहमान तीलियां लगाकर एक पहिया बना रहा है, लेकिन वो तीली ऐसे व्यवस्थित करता है कि 2 तीलियों के बीच, हर 2 तीलियों के बीच जो कोण हो वो बराबर हो, ऐसा वो व्यवस्थित कर रहा है। ठीक है, तो फिर सारणी आगे दी गई बंधु। सारणी आगे क्या दी गई है? सारणी में कहा गया है कि अगर वो 4 तीली रखता है तो 90 डिग्री का कोण 2 तीली के बीच बचता है, लेकिन 6 तीली अगर वो रखता है, ये सारणी में दिया, तो 60 डिग्री का कोण बनता है। तो 8 तीली अगर वो लगाएगा तो कितना कोण बनेगा? आप देख लें, ये सारणी से आप समझ लें, इधर लिखने की आवश्यकता नहीं। तीलियों की संख्या ऊपर वाला है और कोण जो है वो नीचे वाला है। तो अगर वो 4 लिया तीली तो 90 डिग्री का कोण बना। अब 6 तीली लिया तो 60 डिग्री का कोण बना। कहाँ भाई, कोण कहाँ बना? 2 तीलियों के बीच के कोण की बात हो रही। अब अगर वो 8 तीली लेता है, ये 8 तीली लेता है, तो ये y2 इसको मान लें। अब अगर वो 10 तीली लेता है तो y3 क्या होगा? अगर वो 12 तीली लेता है तो ये y4 क्या होगा? तो आप इसको ये प्रतिलोम समानुपाती से लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी को हम इसको x1 इसको x2 मान लें। ठीक है, क्योंकि x1 बराबर 6 और x2 बराबर 8,
इसमें यही समझना है भाई, ये समान राशि है, ये x1 x2 x3 x4 वाली ये एक समान राशि ये है, डिग्री ये एक समान राशि ये है, इसलिए हम इसको x1 x2 x3 जो माने x मानेंगे, इसको मानेंगे y। तो चूंकि ये 6 और 8 x1 और x2 ये दिया गया, अब ये y1 है, y1 कितना है भाई 60 डिग्री। अब y2 ये हमको ज्ञात करना है, y2 हमको ज्ञात करना है। तो अब हम कैसे लगाएंगे, चूंकि x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1 ये प्रतिलोम समानुपात होता है। तो x1 6 बटे 8 बराबर y2 तो हमें फाइंड ही करना है, ये y2 हमें फाइंड करना बटे y1 कितना है 60 डिग्री। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 8y2 इजिकल टू 6 गुणे 60 डिग्री, y2 इजिकल टू आपका आ गया 6 गुणे 60 बटे 8, 2 त्याई 6 2 चौको 8, 4 से 60 कटा तो 15 चौको 60, 15 त्या 45, y2 बराबर हो गया 45 डिग्री। ये लगाने का इसका तरीका। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, हम इसको किसी हिसाब से न लगाएं कि यार ये 90 आया फिर ये 60 आया, हम इसको किसी गणना से न करें, मतलब अंदाज बस। ये नियम है, नियम के तहत हो रहा है। नियम क्या है, अगर ये तीलियों की संख्या बढ़ेगी तो कोणों की संख्या घटेगी, ये प्रतिलोम समानुपात है और प्रतिलोम समानुपात का फार्मूला ये है। हमें यहाँ सिर्फ ये समझना है कि एक प्रकार की राशि कौन है, दूसरी प्रकार की राशि कौन। तो एक प्रकार की राशि ये है क्या, तीली तीली, और दूसरी प्रकार की राशि है कोण कोण। तो इसको हमें x1 x2 मान लिया, हमने 6 को x1 मान लिया, 8 को x2 मान लिया, 60 को y1 मान लिया और y2 हमको ज्ञात करना है। इस तरह से हम किसी को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप करिएगा, नीचे प्रश्न दिए हैं उसको देख लें। प्रश्न क्रमांक 3 में पहला प्रश्न कहता है, प्रश्न क्रमांक 3 में पहला प्रश्न कहता है कि क्या तीलियों की संख्या क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच के कोण का प्रतिलोम समानुपात है। है प्रतिलोम समानुपात। क्यों, तीलियों की संख्या बढ़ रही है तो कोणों की संख्या, दो तीलियों के बीच कोणों की संख्या घट रही। ठीक है, तो ये प्रतिलोम समानुपात है। तो प्रश्न क्रमांक 3 के पहले में हम लिखेंगे हाँ। अब दूसरे में कहता है कि 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के बीच युग्म का कोण परिकलित कीजिए। अगर 15 तीलियां हों, ठीक है, देखो अगर 4 तीलियां थी, हम प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा समझा रहे हैं। अगर 4 तीलियां थी यानी x1 अगर 4 था तो y1 कितना होता था 90 डिग्री। अब x2 अगर 15 हो जाए, तीलियों की बात कर रहा है, अगर 15 तीलियां हो, प्रश्न क्रमांक 2 में, तीसरे के दूसरे में 15 तीलियां हो तो दो तीलियों के बीच कोण क्या होगा, हमको ये फाइंड करना है। तो यहाँ y2 क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ये हम आपको प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा समझा रहे हैं, दूसरा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, चूंकि x1 बटे x2 इक्वल टू होता है y2 बटे y1, ये मेन है। तो अब x1 क्या है 4, x2 क्या है 15 बराबर y2 क्या है हमें ज्ञात करना है, y1 क्या है 90 डिग्री। लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा, तो 15y2 बराबर 4 गुणे 90 ये हो गया। तो y2 बराबर हो गया 4 गुणे 90 बटे 15, तो 15 छक्का 90, तो 4 छंग 24, ये y2 बराबर आ गया 24 डिग्री। अंश
अगर 4 तीलियां हैं तो कोणों की जो कोण है वो 90 डिग्री है। 2 तीलियों के बीच, ये ध्यान देना है, क्रमागत 2 तीलियों। लेकिन अगर 15 तीलियां हैं तो कोणों 2 तीलियों के बीच कोण कितना बनेगा? 24 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा। और प्रश्न क्रमांक 3 का, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच, अब इसमें देखो भाई, यानी दूसरी राशि दी है, क्या दिया है? इसमें कोण दिया है। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा देख लें। x1 4 है, y1 कितना है? 90 है, क्योंकि ये तो दिया गया है प्रश्न में। ठीक, प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा। अब यहां x2 पूछा है। x2 क्या होगा? जबकि y2 यानी कि कोण इसका 40 डिग्री हो। ये बात समझिएगा। तीसरा बता रहा हूं, प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा। यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ x2 पूछा है, क्योंकि x1 4 तीलियां हैं, तब उनके बीच, 2 तीली के बीच 90 डिग्री का कोण है। अब 2 तीली के बीच अगर 40 डिग्री का कोण हो तो तीलियों की संख्या क्या होगी, ये पूछा है प्रश्न क्रमांक 3 के तीसरे में। तो चूंकि x1 बटे x2 इक्वल टू y2 अपन y1 होता है, तो अब बस यही मान रख दें। x1 क्या है? x1 है 4, x2 नहीं पता है, बराबर y2 क्या है? 40, और y1 क्या है? 90। तो 40 x2 इक्वल टू 90 गुणे 4, x2 इक्वल टू 90 गुणे 4 बटे 40। 4 दाहम 40, 10 नमाए 90, यानी x2 कितना आ गया? 9 आ गया, 9। बात समझ गए होंगे क्या? अगर तीलियों की संख्या 4 है तो 2 तीली के बीच कोण 90 डिग्री का होगा। अगर 2 तीली के बीच 40 डिग्री का कोण हो तो कुल तीलियों की संख्या 9 होगी। x2 यहाँ 9 आ गई। मुख्य क्या हुआ? ये फार्मूला, पहला ये फार्मूला मुख्य हुआ। दूसरा, आपको ये जानना होगा कि दिया क्या है, हमें ज्ञात क्या करना है, यानी कौन राशि दी है, कौन राशि हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4, अब देखें, यहां ध्यान देने की ये बात है कि जितनी भी यहाँ राशियां हैं, ये सारी राशियां आपके प्रतिलोम समानुपात से संबंधित है। कैसे? प्रतिलोम समानुपात से। यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है। प्रश्न क्रमांक 4 में हम गए और सीधे आ जाएं, दिया है। अब दिया है क्या? एक प्रकार की राशि को हम x1 x2 मानेंगे, दूसरी प्रकार की राशि को हम y1 y2। तो अब देखो, 24 बच्चों में बांटा जाए तो x1 हम मान ले कितना? 24। तो मिठाई की संख्या प्रत्येक बच्चे को कितनी? तो मान ले y1 हो गया 5। समझिएगा, 24 बच्चों को अगर मिठाई बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी कर दी जाए, यानी x2 क्या हो गया? बच्चों की संख्या x2 क्या हो गया? 24 ऋण 4 बराबर 20 हो गया। ध्यान दीजिएगा, x2 20 हो गया, 4 कमी कर दीजिए बच्चों। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, यानी हमको ज्ञात करना है y2 बराबर क्या होगा। यहाँ यही समझना है। ठीक है, x1 है 24, x2 है 20, y1 है 5, y2 क्या होगा? ये
प्रश्न क्या कहता है, अगर 24 बच्चों को मिठाई बांटी गई तो प्रत्येक बच्चे को 5-5 मिठाई मिलती है। उसी मिठाई को अगर 20 बच्चों को बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी मिठाई मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो मिठाई की संख्या प्रति बच्चा घटेगी। ठीक है, अगर मिठाई की संख्या घटेगी तो प्रति बच्चे मिठाई की संख्या बढ़ेगी। अगर बच्चों की संख्या घटेगी तो प्रति बच्चे मिठाई की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो चूंकि x1 बटे x2 इजकल टू y2 अपान y1, देख लें कॉमा करके। x1 क्या है 24, x2 क्या है 20, y2 हमें फाइंड करना है, y1 क्या है 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20y2 इजकल टू 24 गुणे 5। ठीक है, तो y2 इजकल टू हो गया 24 गुणे 5 बटे 20, तो 5 चौको 20, अब 4 छंग 24, यानी कि y2 इजकल टू हो गया 6। यानी कि जब बच्चों की संख्या 20 हो जाएगी तो प्रति बच्चे मिठाई 6 हो जाएगी। 6 आदमी, पहले बच्चों की संख्या 24 थी तो प्रति बच्चे मिठाई की संख्या 5 थी, लेकिन जब बच्चों की संख्या घटा दी गई तो मिठाई की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो गई। बात खत्म, इतनी सी बात है, यह है प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, एकदम समझ में आया। फिर से मैं कहूंगा, आपको राशियां जाननी होंगी कि कौन राशि दी गई है, कौन राशि हमें ज्ञात करना है। आइए प्रश्न क्रमांक 5 में चलते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है वही चीज है, थोड़ा सा शब्द बदल दिए गए, स्थिति थोड़ा बदल दी गई। प्रश्न क्रमांक 5 में हम फिर से कहेंगे कि दिया क्या है, हमें ये समझना होगा कि समान राशियां यानी x1 x2 क्या है। 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है, तो x1 हम क्या मान लें, पशुओं की संख्या 20 x1 हो गई। दिन की संख्या हम मान लें y1 6। अब ये हम y2 6 क्या नहीं माने भैया, 20 पशुओं के लिए 6 दिन की सामग्री है। 20 पशुओं के लिए पशुशाला में 6 दिन की पर्याप्त सामग्री है उनके आहार के लिए, भोजन के लिए। यदि इस पशुशाला में 30 पशु और आ गए, यानी x2 क्या हो गया भाईजान, तो x2 हो गया 20 धन 10 बराबर 30, क्योंकि 10 पशु और आ गए, 30 हो गया x2। तो कह रहा है तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगा, यानी जब 30 पशु हो गए तो अब कितने दिन तक ये भोजन चलेगा। अब ये तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1, समझेंगे पशुओं की संख्या बढ़ रही है तो दिन की संख्या घटेगी। ठीक है, 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन था, तब पशु 30 हो गए तो 6 दिन नहीं पूजेगा, कम आएगा। देख लें x1 क्या है 20, x2 क्या है 30, बराबर y2 क्या है फाइंड करना है, और y1 क्या है 6। तो 30y2 बराबर, ठीक है गुणा कर रहे हैं सीधा सा, है ना, हर बार बताने की आवश्यकता नहीं। तो y2 बराबर 20 गुणे 6 बटे 30, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, यानी y2 बराबर 4। देख लो पशुओं की संख्या बढ़ी तो दिन की संख्या घट गई, उत्तर आ गया 4। 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन था, अब पशुओं की संख्या 30 कर देंगे तो वो भोजन मात्र 4 दिन के लिए हो गया, ये आ गया 4। ठीक है, इसी प्रकार से
सारे प्रश्न एक जैसे हैं। इसको मात्र आपको अभ्यास करना है और इनको समझना है। क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि गणित को पढ़ने के तरीके में इस प्रकार परिवर्तन करते हैं कि वो इसको ध्यान रखते हैं उत्तर क्या होगा, x1 क्या था, x2। बात को समझें, x1 x2 x3 ये क्या है, एक प्रकार की राशि, यानी कि प्रश्नों की संख्या जितनी भी है वो x1 x2 हो गई, दिन की जो संख्या है वो y1 y2 हो गई। एक प्रकार की राशि को x1 x2 x2 मानेंगे, दूसरी प्रकार की राशि को हम y1 y2 मान लेंगे। ये अगर आप समझ गए, प्रश्न को समझ लेना ही आधा उस प्रश्न का हल कहलाता है मेरे भाई। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न को समझें। प्रश्न क्रमांक 6 में हम आ गए। प्रश्न क्रमांक 6, अब देख लें। एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसविंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। व्यक्ति एक राशि है, एक राशि दिन है, तो 3 व्यक्ति 4 दिन, यानी कि x1 दिया है, क्या दिया है, x1 बराबर 3 दिन, 3 व्यक्ति 4 दिन, 3 व्यक्ति। अब देखिए x1 3 व्यक्ति, तो x1 हमने मान लिया 3, तो y1 क्या हुआ 4, ये व्यक्ति है ये दिन है। तो अब x2 व्यक्ति यहाँ लिखा है, यदि यह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति कर दिया जाए तो x2 4 कर दें तो y2 क्या होगा, हमें ये ज्ञात करना है कितने दिन लगेंगे हमको ये दिन। समझ गए, 3 व्यक्तियों के लिए 4 दिन का काम है। अगर 4 व्यक्ति कर दिए जाए तो वो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। व्यक्ति बढ़ेंगे तो दिनों की संख्या घटेगी, व्यक्ति घटेंगे तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए है प्रतिलोम समानुपात, चूंकि x1 अपान x2 इक्वल टू y2 अपान y1। तो x1 क्या है 3, x2 क्या है 4, y2 क्या है ज्ञात करना है, y1 क्या है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y2 बराबर 3 गुणे 4, तो y2 बराबर आपका हो गया 3 गुणे 4 बटे 4। ये बटे 4 क्या, ये गुणे में था नीचे चला, 4 से 4 कट गया, y2 बराबर आपका क्या हो गया 3, ये 3 हो गया। ये 3 क्या है, दिनों की संख्या है, उत्तर बराबर 3 दिन ऐसा लिखेंगे, ये समझना चाहिए, है ना। तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा, यदि तो यह कार्य 3 दिन में पूरा होगा। सीधी सी बात है। आगे आप प्रश्न करिएगा। 6 प्रश्न हो गए, आपके बचे 5 प्रश्न। किसी दिन एक प्रश्न और आपको समझा देता हूं, इसको आप लिखिएगा, ठीक है। तो पुनः मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम प्रश्न को समझें, प्रश्न में दिया क्या है और प्रश्न में पूछ क्या रहा है ये समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रश्न क्रमांक 7 को आप ध्यान से अगर पढ़, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। अब 25 बक्सों 12 बोतलें, तो बक्सों की संख्या बोतलों की संख्या अलग अलग है। तो बस इसमें हम क्या कर लें, प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है, क्या दिया है बंधु, 25 बक्सों में रखा जाए तो यहां आप x1 मान लें 25 बक्सों में रखा जाता है जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं, तो यहाँ y1 आप मान लें 12
12-12 बोतलें एक बक्से में रखी जाती हैं, कुल 25 बक्से हैं। एक बक्से में कितना, 12 बोतल, तो कुल 25 बक्से बने अगर 12-12 बोतल रखी जाए। ठीक है। अब ये कह रहा है यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हों। अब देखिए, अगर प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें रखी जाए, ये बोतल था इसलिए Y2, तो बक्सों की संख्या क्या होगी, यानी X2 पूछा रहा है। ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ 25 बक्स, 12 बोतलें, आपको दिख रहा है 20 बोतलें, तो Y1 12 हो गया, Y2 20 हो गया, X1 25 था, X2 हमको फाइंड करना है। तो चूंकि X1 बटे X2 बराबर Y1 बटे Y2, सॉरी Y2 बटे Y1, उल्टा हो गया, Y2 बटे Y1। तो X1 क्या है, 25 है, X2 क्या है, ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है, जहां प्रश्नवाचक लगाता है वो ज्ञात करना है। Y2 क्या है, 20 है, Y1 क्या है, 12 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तीन गुणा करेंगे तो 20x2 बराबर 12 गुणे ये 25 हो गया, तो x2 बराबर हो गया 12 गुणे 25 बटे ये 20 हो गया। 5 से ये दोनों कटेंगे, 5 24, 5 पचम 25, 12 4 से कटेगा, 4 त्याई 12, यानी 5 त्याई 15, x2 क्या आ गया 15। ये हो गया आपका उत्तर। समझिएगा, उत्तर बराबर 15 बोतलें। अगर एक बक्से में 12 बोतल रखते हैं तो 25 बक्से बनते हैं। अगर एक बक्से में 20 बोतल रखेंगे तो कितने बक्से बनेंगे, 15 बक्से बनेंगे। 15 बक्से, 15 बोतलें नहीं, 15 बक्से। उत्तर क्या पूछा है, कितने बक्स भरे जाएंगे, 15 बक्स भरे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से अगर आपने इसको समझने का प्रयास किया है, अगर आप चाहते हैं कि ये आपसे आए, तो ये सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात बहुत उपयोगी क्वेश्चन है और बड़े सरल हैं। लेकिन अगर इनकी राशियों को आप नहीं समझ पाए, फार्मूले को नहीं समझ पाए, तो फिर ये कठिन है। तो हर बात कठिन है अगर आप समझना नहीं चाहते, तो प्लीज इसको आप ऐसे समझेंगे। मैं आपको बता दूं, आगे चल करके ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े काम के क्वेश्चन होते हैं। ये जो संख्या वर्ड्स प्रॉब्लम की जो सवाल होते हैं बड़े काम के होते हैं। निश्चित रूप से आप आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे ही तो उसके लिए बहुत उपयोगी है अनुपात। फिर मैं ऐसे वीडियो निश्चित रूप से बनाऊंगा जिसमें फिर इनको और सरल तरीके से और शॉर्टकट से कैसे हम लगा सकते हैं। तो आज बस इतना ही। आप प्लीज वीडियो को देखें, तो अपनी विचारधारा, अपना अभिमत कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें और मेरे गणित के चैनल को प्लीज यू कैन डू मैथ्स, मेरा जो गणित का चैनल है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी बताएं, वो भी पढ़ सके। धन्यवाद।